माय डियर स्टूडेंट, आज मैं उत्तल लेंस की क्लास उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में बताऊंगा कि जिससे कि आपको जानकारी ये मिलेगी उत्तल लेंस और अवतल लेंस और मतलब लेंस और दर्पण में अंतर क्या है, और ठीक है, और इस प्रकार से हम जानकारी बताएंगे। तो आप सभी लोग बिल्कुल पूरी तरीके से ध्यान देके और वीडियो को कोई स्किप नहीं करेगा और पूरी वीडियो फुल देखेंगे और इसमें आपको समझ में आएगा। शॉर्टली बताएंगे, आज लेंस के बारे में बताएंगे। तो लेंस जैसे दर्पण में पढ़ा था, दर्पण क्या होता था, हमने बताया था कि एक तरफ कैसा होता है, चिकना होता है, एक तरफ लेई लगी होती है, कलाई लगी होती है। तो एक तरफ जो चिकना भाग होता है उसमें हम देख सकते हैं, अपना चेहरा देख सकते हैं, और पिछले साइड उसमें क्या रेड ऑक्साइड की पॉलिश लगी होती है या हरी हरी पॉलिश लगी होती है ना एक साइड में, और दूसरी साइड एक तरफ चमकीला होता है। तो उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, या परावर्तक तल बोलिए या परावर्तक पृष्ठ बोलिए, जिसे हम चेहरा देखते हैं। और जिसकी तरफ एक कलाई लगी होती है जिसे परावर्तक वो मतलब कि रेड ऑक्साइड की पॉलिश कहते हैं या ग्रीन ऑक्साइड की पॉलिश कहते हैं, ये लगा होता है। तो इसी प्रकार क्या है, जो दर्पण है वो क्या है, अपारदर्शी है, और लेंस क्या है, पारदर्शी है। लेंस एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम है जो हम एक तरफ से दूसरी तरफ वस्तु को हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम उसमें क्या है, पारदर्शी है, लेंस पारदर्शी होता है। तो लेंस पारदर्शी में ये चीज़ें दिखाई गई हैं, इसमें इसका रियलिटी है क्या, इसको विशेष ध्यान दें। तो लेंस भी दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो पृष्ठों से, दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है। या एक गोली एक समतल, या एक गोली एक समतल, एक गोली हो सकता है, एक समतल हो सकता है, दोनों गोली हो सकते हैं, दो पृष्ठ होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब लेंस परिभाषा ये है। तो लेंस एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम है जो दो गोली पृष्ठों या अथवा एक गोली एक समतल पृष्ठों से मिलकर बना होता है, उसे लेंस कहते हैं। तो लेंस में उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस की परिभाषा ये कहेंगे कि वह लेंस जो किनारे चपटे और बीच में मोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। ये क्या करते हैं, अभिसारी करते हैं, ये अभिसारी करते हैं। अभिसारी इनकी किरणें जाके इकट्ठा मिल जाती है बिंदु पे, जाके दूसरी तरफ मिल जाती है, आर पार करके दूसरी तरफ मिल जाती हैं। और अवतल की बात करें तो ये क्या होते हैं, अपसारित करती हैं, क्योंकि इनकी किरणें जा करके दूसरे पृष्ठ में जा करके उन पर फैल जाती हैं। तो क्या करती है, अपसारित करती हैं। तो इसमें भी अवतल दर्पण में कह सकते हैं किनारे मोटे और बीच में पतले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण जो होता है वह गोली यानी कि ऐसा कांच या ऐसा वह लेंस जो किनारे मोटे और बीच में पतले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। यह क्या करते हैं, अपसारित करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं। और इनके भी कई प्रकार हैं, कई टाइप है उत्तल के भी। एक भाग समतल हो, एक भाग उत्तल हो, तो उसका भी अलग नाम जाएगा, समतलोत्तल। और उत्तल हो, एक तरफ समतल हो तो उत्तल समतलोत्तल। अवतल हो, एक समतल हो तो अवतल समतल कह देंगे। पहला समतल है, दूसरा अवतल है, समतल अवतल कह देंगे। इस प्रकार से इनके नाम हम लोग कई प्रकार से ले सकते हैं। तो वहां तक नहीं जाना है, बस उत्तल और अवतल को ध्यान रखना है कि जो बीच में मोटे और किनारे चपटे होते हैं उत्तल लेंस कहते हैं, और जो किनारे मोटे और बीच में पतले होते हैं उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस में अभिसारी होता है, अपसारी किरणें होती हैं, और इसमें क्या होता है, अपसारित किरणें हो जाती है, फैल जाती हैं। तो इस प्रकार से तो लेंस के बारे में इतनी जानकारी आपको देखना है और इतनी चीजें पढ़ना है। और हमने जो बताया था चतुर्थांश से संबंधित, जो इसका चिन्ह परिपाटी बताया था, सेम दर्पण में सेम वही होता है। बस क्या होता है कि जो वहाँ का अवतल दर्पण और उत्तल लेंस पूरी तरीके से एक ही तरह बात का व्यवहार करता है। जैसे टेबल के थ्रू बताया था कि याद करने के लिए कि उसमें भी सभी चीजें वास्तविक होती है जब वस्तु अनंत पे होती है। दर्पण में जब वस्तु अनंत पे थी तो उसका बिंदु फोकस पर बन रहा था, तो यहाँ भी वैसे ही यहाँ पर फोकस को हम लोग वैसे ही बिल्कुल पूरी तरीके से यही कहेंगे, इसका बिंदु कैसा क्या है, कैसा क्या नहीं है।
कहने मेरा मतलब यह है कि जो यहाँ पर जो लेंस लेंस है यहाँ पर, जैसे मान लो ये बना रहे हैं, ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में दो गोली पृष्ठ हैं, ये एक डॉटेस वृत्त बनाते हैं, मान लो ये डॉटेस वृत्त, इसमें दो गोली हैं, तो इसके दो केंद्र होंगे, यहाँ पर एक सेंटर होगा बीच में, और इसका भी एक गोला होगा, दो गोली समतल पृष्ठों से मिलकर बने, तो इसका भी एक सेंटर होगा। तो इस सेंटर को C1 और इस सेंटर को C2, इसको ही हम लोग इसे ही 2F1 और इसे ही हम लोग 2F2 से लेंस में डिनोट करते हैं। ये प्रकाशिक केंद्र जो बीचों बीच सेंटर होता है, इसे प्रकाशिक केंद्र O से डिनोट करते हैं। और प्रकाशिक केंद्र O से और C के बीच को मिलाने वाली रेखा को, मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? F कहते हैं। इस बिंदु को F2 नाम रखेंगे और इसके C1 और O के बीच के बिंदु को F1 कहेंगे। इसीलिए यहाँ पर डिनोट करते जो F1 डिनोट करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से तो F1 डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल f कैपिटल F1, इसको स्मॉल या कैपिटल F2 से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से आप समझते हैं, यानी कि जहाँ पर हमारा जो, अगर हम ये कह सकते हैं कि जब ये मान लो हटा दो, ये सेंटर दिखाने लिख गया था, सेंटर कैसे आता है, इसमें सेंटर कैसे आता है, इसलिए दिखाने लिख गया था। तो ध्यान देंगे पूरी तरीके से, आवाज आ रही होगी पूरी तरीके से, तो इसको विशेष करके ध्यान देंगे। तो इसमें तो ये मान लो जब सेंटर, जब यानी कि बहुत दूर वस्तु रखी होगी, हमेशा हमने कहा था लेंस में भी बाईं तरफ रखा, चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे दर्पण हो, चाहे कोई भी हो, हमेशा वस्तु को बाईं तरफ रखी जाएगी। तो जब वस्तु को अनंत पे रखा जाएगा तो समांतर आकर के फोकस होकर निकल जाएंगी, फोकस होकर निकल जाएंगी। ऐसे कुछ आती हैं किरणें और ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी और इसे टकरा के यहाँ से ऐसे चली जाती हैं, ये ऐसे आएगी, ऐसे मिल लेगी, ऐसे चली जाएगी। इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर जब वस्तु अनंत पे होगी तो इस प्रकार से निकल के ऐसे अब चली जाती हैं। तो यहाँ पर बिंदु जैसा दिखता है। फिर वस्तु को जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच लाते हैं तो इसका प्रतिबिंब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता जाता है और आगे बढ़ता जाता है, C और F के बीच में आ जाता है। यहाँ पर वहां भी वही था, यहाँ पर भी हम लोग बिंदु जैसा कहते हैं, वास्तविक कहते हैं। लेंस दर्पण में क्या था, जिस तरफ वस्तु रहती थी उसी तरफ प्रतिबिंब बनता था, तो वास्तविक कहते थे। इसमें क्या दूसरी तरफ बनता है, क्योंकि ये पारदर्शी ना, पार पार कर जाता, दूसरी तरफ दिखाई देगा, तो ये क्या है, तो यहाँ पर वास्तविक कहा जाएगा। लेंस में दूसरी तरफ बनेगा तब वास्तविक कहेंगे, और उल्टा ही प्रतिबिंब यहाँ भी बनेगा और वहां भी उल्टा बन रहा था, यहाँ भी उल्टा बनेगा। मतलब हम अगर अवतल दर्पण के सारी चीजें, छह चीजें पूरी वास्तविक, उल्टा, सीधा, अगर हम ये सभी चीजें, 6 स्थितियां उसकी भी थी, 6 स्थितियां यहाँ भी हैं, अगर दोनों स्थितियों को मिला करके अगर तीनों चीजों को कहें तो दोनों स्थितियां हमारी सेम वही बनेंगी, जाके कोई दिक्कत नहीं। बस इतना याद रखना कि इसमें जिस तरफ वस्तु रखी होती है ना, उत्तल लेंस में, तो उसके दूसरी तरफ प्रतिबिंब बनता है। इसमें धनात्मक दूरी जाती है प्रतिबिंब की, और वहां होती है ऋणात्मक होती है। बाकी वस्तु की दूरी जो होगी ऋणात्मक ही होगी, ऊपर की दूरी जो लंबाई होगी वस्तु की वो हमेशा धनात्मक ही नापी जाएगी, क्योंकि वो मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर है। ये पूरा मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशिक केंद्र है, पूरी सारी चीजें बता दिया है। ये प्रथम वक्रता केंद्र है, द्वितीय फोकस, प्रथम फोकस है, ये द्वितीय फोकस है, द्वितीय वक्रता केंद्र है, प्रथम वक्रता केंद्र को 2F1 से डिनोट करते हैं, और द्वितीय वक्रता केंद्र को हम लोग 2F2 से डिनोट करते हैं। लेंस में ऐसे भी बताया गया। तो चीजें दोनों में से किसी को कॉमन कर लेते हैं और इसके नाम से ज्यादा जानते हैं। तो वहां लिख के आएगा, जब वस्तु अनंत होगी तो हम बोलेंगे क्या होगा, बिंदु जैसा, वास्तविक और उल्टा। और जैसे ही हम लोग अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यानी 2F1 के बीच रखेंगे तो वस्तु F1 और 2F1 के बीच बनेगी। जैसे वक्रता केंद्र पर रख देंगे तो यहाँ जस्ट उसके जस्ट वस्तु के बराबर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बन जाएगा। जैसे उसमें भी था दर्पण में, जब वक्रता केंद्र पर रख देते थे तो वक्रता केंद्र पर ही बन जाता था, उसी साइड बन जाता था। तो लेंस में दूसरी तरफ C है तो उस तरफ बन जाता है, तो C पर रखेंगे तो C पर वो भी बन जाता है, क्योंकि इनकी दूरी क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार से जितना बड़ा प्रतिबिंब इतनी बड़ी ये भी वास्तविक और उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। फिर जैसे हम लोग यहाँ पर रखते हैं बीच में, वस्तु को यहाँ लाते हैं
ये F2 से हटा करके यहाँ पर लाते हैं कि 2F1 और F1 के बीच में, 2F1 और F1 के बीच में लाते हैं तो ये क्या करता है, ये और दूर चला जाता है, ये यहाँ आ जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यहाँ बन जाता है। तो भी हम लोग कहेंगे कि बस उससे क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। और हम लोग जस्ट फोकस पे ले आते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। उसमें पड़ा जब फोकस पे था तो अनंत पे, क्योंकि जब अनंत पे था तो फोकस पर, जब फोकस पर है तो अनंत पे। अनंत तो फोकस पर एक दूसरे को उल्टा होता है। वक्रता केंद्र पर होगी तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ये भी एक दूसरे को उल्टा ही मान लो। भाई सी पर आएगा तो सी पर बनेगा, इसमें एक दूसरे को उल्टा है। फिर जैसे हम लोग यहाँ पर लाएंगे बीच में, F1 और प्रकाशिक केंद्र के थोड़ा बीच में लाएंगे, यहाँ पर जैसे लाएंगे तो वैसे उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बन जाएगा उस स्थिति में। और वही लास्ट स्थिति दर्पण में भी थी, कि दर्पण में भी यही था कि अगर हमारा प्रतिबिंब कहाँ रखते, उस साइड रखते थे तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता था, आभासी बनता था, काल्पनिक बनता था। वैसे यहाँ भी है, अगर F1 और प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो प्रतिबिंब होगा हमारा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर समझते हैं उत्तल लेंस में। अब अवतल में, अवतल का चिन्ह ऐसे होता है, किनारे कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। इसे बनाते दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि समस्या हो सकती है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। और पढ़ते रहिए, जागना नहीं है, सॉरी बस सोना नहीं है, आपको पढ़ना है, आपको लक्ष्य बना के पढ़ना है पूरी तरीके से, एक एक चीज समझ पाना। किताब के सारा से नोट्स में पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, उसको डिटेल से पढ़िए और पढ़ने के बाद तब जाके इसको एक्सप्लेन करिए। तो यहाँ पर ये चीज कैसा, कौन सा है बताइए लेंस, ये लेंस है अवतल लेंस। इसमें दो गोली पृष्ठ है और इसमें भी दो गोली पृष्ठ है, ये भी इसका सी बन जाएगा इधर और एक सी इधर, ये बन जाएगा। इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, मुख्य अक्ष बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मुख्य अक्ष। इसका नाम रखते C1, इसका नाम रखते C2। इसको हम लोग 2F1 कह सकते हैं, इसको हम लोग 2F2 कह सकते हैं। इसका मध्य बिंदु ये प्रकाशिक केंद्र O है और इस यहाँ से दूरी इसकी जो होगी F1, यहाँ से और यहाँ पर भी क्या कहेंगे, F1 कह देंगे, F1 कह देंगे। ओके, समझ में आ रहा ना। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंटबाजी करके जरूर बताएं और तुम बताना। तो यहाँ पे भी तो वहां का जो उत्तल दर्पण था और यहाँ पर अवतल लेंस, दोनों एक तरह व्यवहार करते हैं। उत्तल दर्पण में दो स्थितियां खाली बताया था, हमने कहा था कि जब वस्तु अनंत पे होगी तो उसका बिंदु जैसा बन रहा था, आभासी था और प्रत्येक स्थिति में सीधा था और वस्तु से छोटा था, मतलब बिंदु जैसा था। और एक बिंदु बताया था कि अगर कहीं पर भी आप अनंत और वस्तु के, अनंत और दर्पण के बीच में कहीं पर आप वस्तु रखते हैं, उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो उसमें स्थिति यही आई थी कि प्रत्येक स्थिति में आभासी होगा और सीधा होगा और वस्तु से छोटा बनेगा। बड़ा तो होगा धीरे धीरे, लेकिन वस्तु से बड़ा नहीं जा पाएगा, बराबर ही हो नहीं पाएगा। तो इसमें भी वही चीज है, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस दोनों एक समान तरीके से टेबल से जो कर सकते हैं, आभासी वास्तविक उल्टा के सापेक्ष। तो इसमें भी वही बताया कि आप वस्तु को अनंत पे रखें तो बिंदु जैसा, यहाँ लाएं तो थोड़ा सा बड़ा होगा, यहाँ लाएं तो थोड़ा सा और बड़ा होगा, और पास जैसे पास ले जाएंगे थोड़ा बड़ा होता जाएगा। लेकिन प्रत्येक स्थिति में भैया ये क्या होगा, आभासी होगा और ये छोटा कभी छोटा ही रहेगा, वस्तु से बड़ा नहीं जा पाएगा, हमेशा छोटा ही रहेगा। इतनी चीज ध्यान रखेंगे, कभी कोई समस्या नहीं होगी, किसी भी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दाहिनी तरफ यही होता है, दाहिनी तरफ कोई दूरी मिल जाए प्रतिबिंब की तो प्रतिबिंब हमेशा V से डिनोट करते हैं प्रतिबिंब की दूरी को। और प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है, जो ऊपर बन रहा है तो धनात्मक, नीचे बन रहा है ऋणात्मक, लंबाई नापेंगे तो कितनी हाइट से कभी लंबाई लिख देते हैं, कभी ऊंचाई लिख देते हैं, बात वही है। जब दूरी लिख के तब हम वैसा 20 लिखते हैं, ठीक। तो वस्तु की दूरी को हमने बता दिया था, वस्तु को हमेशा कहाँ रखते हैं, बाई तरफ रखते हैं। प्रतिबिंब हमारा इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, तो किसी भी स्थिति में बन सकता है। तो आभासी स्थिति में प्रत्येक दशा में इधर ही बनेगा, क्योंकि लेंस में जिस साइड वस्तु रखी होती है उस साइड अगर प्रतिबिंब बनता है तो उस समय क्या होता है, उसी साइड इमेजिनरी दिखाई देता है, मतलब काल्पनिक
वो तो रेखा इधर से जाके अपसारित हो जाती, चली जाती, लेकिन उनको बैक साइड पिछाड़ा जाता है तो जाके ये मिलती है। तो बैक साइड जो काल्पनिक दृष्टि से देखा जाए तो आभासी होगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि इसमें किरण जो आएगी पारदर्शी, यहाँ से मान लो रेखा यहाँ से गई, यहाँ एक ये इमेज बनी, यहाँ पर पास यहाँ एक क्या बना, इसके इस रेखा के अभिलंब एक बना। तो अब ये गई कांच के, वायु से कांच में गई तो कैसे हो गई, अभिलंब से दूर, अभिलंब की तरफ झुक गई, अभिलंब की तरफ क्या हो गई, ये अभिलंब है, ये इस पर रेखा के लंबा तक अभिलंब खींचा और ये रेखा गई और इसमें पड़ी तो ये इधर उधर गई, फिर थोड़ा आई, फिर थोड़ा झुक, इस प्रकार से अभिलंब की तरफ झुक गई, या यहाँ झुक गई, ऐसे ये दूर हट, ठीक, तो अभिलंब की तरफ झुक गई। झुकने के बाद अब ये यहाँ से ऐसे ऐसे हुआ और इसके ऐसे ऐसे अभिलंब होगा ये, और ये रेखा जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, ऐसे झुक जाएगी, जब इस पे प्रश्न से निकलेगी फिर स्वतंत्र होकर निकल जाएगी ऐसे, तो ये फैल जाएगी। तो यहाँ भी प्रश्न बनता है, यहाँ भी अभिलंब आता है, ये अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। देखो ये अभिलंब बना है इसका, यह स्पर्श रेखा है, क्योंकि तुमने लेंस में यही पढ़ा है, लेंस में ये पढ़ा है कि अगर ये वायु है, अगर ये वायु है और ये मान लो क्या है, कांच है, यहां से वायु से आई, वायु से आई यहां से, और यहाँ कांच है, ये क्या है, कांच है, ये कांच है। तो जैसे ही यहाँ पर पड़ती है, इसमें एक क्या हो जाता है, अभिलंब यहाँ पर, अभिलंब यहाँ पर नाल बन जाता है, ये आपतित किरण है, और इसमें ये पार अभिलंब नीचे की ओर बनता है। तो अभिलंब ये जैसे, इसे कहते हैं वायु को विरल माध्यम कहते हैं, मतलब विरल मतलब दूर दूर है, इसे कण कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। और यहाँ पर कांच क्या है, ये सघन है, कैसा है, सघन माध्यम है। ये कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। वायु में वायु के कण होते दूर दूर होते हैं, और कांच में कैसा होता है, वो सघन माध्यम है। तो ये जैसे ही यानी कि आपतित किरण आती है और कांच पर जैसे पड़ती, जिस बिंदु पर पड़ती वहां पर एक नॉर्मल बन जाता है, अभिलंब बन जाता है, और ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, यहाँ पड़ती है। तो यहाँ भी बिंदु जैसे पड़ती लास्ट पॉइंट, फिर ये वायु नीचे है, फिर यहाँ वायु नीचे है, तो यहाँ फिर विरल है, फिर यहाँ पर विरल है, तो यहाँ पर अभिलंब बन जाता है। फिर यहाँ क्या होती है, दूर झुक जाती है, फिर यहाँ दूर हट जाती है। अभी तक क्योंकि घने में थी, सघन में, अब वायु में आ गई तो दूर दूर फिर से कण होगा, तो फिर ये अभिलंब से दूर हट गई। इसका मतलब क्या हुआ, जब विरल में थी तो बिल्कुल सीना तान के चल रही थी, और जैसे कांच के अंदर आई वैसे क्या हो गया, अभिलंब से तरफ झुक गई, झुक के चल रही है। क्योंकि हम जब खुला स्वतंत्र होते गांव में, सभी चढ़ाव होते, कहीं भी स्वतंत्र खुला होते हैं, बिल्कुल हवा हवा में भगा रहे होता है, और जैसे भीड़ लग जाती, भीड़ में भीड़ आगे कानपुर सिटी आगे लखनऊ सिटी में बाइक चला रहे होते, तो वहां पर थोड़ा हमें थोड़ा धीमू का चलाना पड़ता है, सीमू का चलाना पड़ता है, और थोड़ा झुक के चलाना पड़ता है, वह किसी से टक्कर ना हो जाए, किसी से पंगा नहीं देना है। इस प्रकार से ये विलंब की तरफ झुक जाती है। तो जब जब यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है तो दूर दूर से लोग, यहाँ क्या कांच के कण वो पास पास हैं, तो कांच के कण जब पास पास हो गए वो तो सघन घना घना हो गया, सघन मतलब घना घना। तो अब ये इसकी तरफ क्या हो रही है, झुक रही है, ठीक, अभिलंब की तरफ झुक रही है। और जैसे ही कांच को छोड़ करके फिर वायु में आती है, जैसे फिर पाया बिल्कुल भीड़ भाड़ सुनसान पाया, फिर चला चलाया धुआंधार, भगा दिया गाड़ी को, क्या हो गया, ये विरल माध्यम हो गया। तो विरल माध्यम में क्या, विरल माध्यम में जैसे ही वायु गई, जैसे भी किरण गई तो तुरंत क्या है, विलंब से दूर हट गई, दूर हट गई। तो यही सब यानी कि प्रकाश का अपवर्तन का नियम यही से बना है। प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या कहता है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन, तो अपवर्तन में यही कहा जाता है, अब ऐसे यहाँ बनाना है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर क्या होती, झुकती है। या फिर ये कहें, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, इसे भी प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन मतलब यही होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, क्योंकि कांच में अब लोग कोई लेप तो लगा नहीं होता है, पारदर्शी होता है, तो एक तरफ से आना एक तरफ से जाना वो चला जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्रकाश का आना और दूसरी तरफ जाना वो इस पर निर्भर करता है कि माध्यम कैसा है।
माध्यम कैसा, पानी है कि कांच है कि वाटर है, पानी है ना, जो भी है। तो 3 माध्यम यहाँ पर हम लोग लेते हैं स्कूल में लगभग, बाकी 3 ही चीज है ना, बाकी और भी ले सकते हो, लेकिन 3 माध्यम यहाँ बताए जाते हैं, वायु, कांच, जल, या वायु, कांच, जल में से जैसा भी माध्यम हो। जैसे कांच, वायु में बहुत चलना आसान होता है, वायु यहाँ पर है, चल रहा है, घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पानी में थोड़ा चलना कठिन होगा, लेकिन पानी में क्या है, पानी के कण थोड़ा थोड़ा दूर होते, इसलिए हम लोग पानी में चल सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर कांच के अंदर हमको, कांच के बहुत घना होता है, हाथ में उसमें डाल पाओगे तो उसका मतलब उसके बहुत कण जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं, बहुत सघन माध्यम होता है, इसलिए उसको बहुत सघन माध्यम माना जाता है। लेकिन पानी, वायु के सापेक्ष पानी भी सघन है, और पानी के सापेक्ष कांच को देखा जाए तो वो भी, कांच भी बहुत सघन माध्यम है। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या फिर जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग की ओर क्या होती, झुक जाती है। और जब, या फिर ये कह सकते हैं सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से दूर हट जाती है। तो इस क्रिया को भी प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके भी 2 नियम हैं। स्नेल थे, उन्होंने अपवर्तन के लिए सूत्र निकाला कि जो उसका पहले पॉइंट तो यही कहा कि जो दर्पण, जो उसमें दर्पण में था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और है ना, चिकने तल पर खींचा गया अभिलंब, और तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो इसमें भी वही चीज कहा है कि आपतित किरण, इसमें अपवर्तन होता तो अपवर्तित किरण नाम रख दिया गया है, और ठीक है, और खींचा गया अभिलंब, और तीनों आपतन बिंदु पर होते हैं। और इसमें स्नेल का नियम बताया गया कि जो इसमें आपतन कोण और अपवर्तन कोण जो होता है, साइन आई मतलब कि जा के क्या होता है, आपतन कोण की जा और परावर्तन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा के सदैव नियत होता है या कांस्टेंट होता है। ये कह सकते, अनुपात हमेशा कैसा होता है, नियत होता है। आपतित यानी कि आपतन कोण की जा और परावर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव नियत होता है। तो इस प्रकार से स्नेल ने कहा था कि n बराबर क्या कहा था, n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आर कहा था, ये कहा था स्नेल ने किया था। n क्या था, n क्या था, अपवर्तनांक है, साइन आई आपतन कोण है, साइन आर ये जा के अनुपात के नियम के बराबर होता था। बाकी सेम चीज पूरा वही है, लेंस की तरफ ही है, कोई दिक्कत नहीं। दर्पण लेंस लगभग पूरा सेम नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन यह है कि याद करने के क्लू के हिसाब से बता रहे हैं कि आप किस तरीके से याद कर से उत्तल दर्पण अवतल उत्तल दर्पण को कह सकते हैं, और अवतल दर्पण उत्तल लेंस सेम, और उत्तल दर्पण और अवतल लेंस सेम कर सकते हैं याद करने के तरीके से। किताब में टेबल भी दी हुई है, आप कब वास्तविक होती, कब क्या होता है, कब क्या होता है, चिन्ह प्रपाटी ने बता दिया था। जो दर्पण में ये क्या है, मुख्य अक्ष है, और ये तुम्हारा वर्टिकली खड़ी है, इसी को ये वाई अक्ष वाली रेखा दर्पण को, लेंस को मान लो, ये क्या है, दाहिनी तरफ कोई दूरी बनती है F1 C21 बनता है, कहीं पर बनता है, जो दूरी मेजरमेंट करेंगे यहाँ तो तो स्मॉल f1 कहेंगे, यहाँ बनेगा तो f2 कहेंगे, इधर कहेंगे तो ये सब UV F सब वही चलेगा सब पूरा। F1 F2 नहीं चलता है, सीधा F ही चलता है। बस ये मानने लगता है कि फोकस दूरी अगर उसने कहा तो फोकस दूरी हमेशा अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती, ऋणात्मक होगी, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होगी, हमेशा धनात्मक होगी। तो चिन्ह प्रपाटी नियम बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है। तो चिन्ह प्रपाटी नियम बिल्कुल पूरी तरीके से ध्यान रखना है, कोई समस्या ना हो। तो बिल्कुल पढ़ाई करते रहें और समझते भी रहें, क्योंकि आलस के समय है, गर्मी के दिन हैं, नींद भी ज़्यादा आती है, लेकिन सोए नहीं, आराम कर ले 1-2 घंटा ठीक है, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ेंगे नहीं तो आप समझ सकते हैं कि
कि किस प्रकार से मेहनत करते घर वाले और आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए मेहनत करते रहो। तो यहाँ पर अगेंस्ट हम ये बताते हैं कि आवर्धन आपतन कोण की बात, अपवर्तन कोण की बात कहिए कि अगर ए एन डब्ल्यू, इसे कह सकते हैं ए एन डब्ल्यू, फिर कहते हैं डब्ल्यू एन नहीं कहेंगे, वैसे यहाँ पर माध्यम बना देते 3, यहाँ पर ये माध्यम बना देते हैं 3, ये मान लो वायु है, और ये मान लो जल है, और ये मान लो क्या है, कांच है। कांच को क्या कहते हैं, ग्लास कहते हैं, और यहाँ वाटर कहते हैं, और यहाँ क्या कहते हैं, एयर कहते हैं, एयर। ठीक, तो ये क्या है, ये ऐसे आई लाइट, यहाँ विलंब बना, फिर झुक गई, यहाँ पर आई, यहाँ विलंब बना, यहाँ तो यहाँ भी ऐसे झुक गई, यहाँ पर यहाँ पर अभिलंब बना, ये दूर हट गई। तो ये अभिलंब जो है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल खुला माध्यम था, फिर यहाँ क्या है, वायु, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ थे तो अभिलंब की तरफ झुकी, यहाँ आया और झुकी, क्योंकि यहाँ और सघन सघन पास पास है, तो इस प्रकार से फिर वायु में आ गई। तो वही कह रहे हैं, जब प्रकाश किरण यहाँ पर आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर ये दूर हट गई, मतलब पहले झुकी, फिर उससे और ज्यादा गई तो और झुकी, फिर उसमें और फिर बिल्कुल खुला मिल गया वायु, फिर इकट्ठे भगी दूर। तो उसी से संबंधित सूत्र, जब वायु से कांच में आई, वायु से कांच में आई, तो वायु के सापेक्ष क्या है, जल का अपवर्तनांक बोलेंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। फिर जल से जब कांच में आई, तो जल के सापेक्ष किसका, कांच, ग्लास का अपवर्तनांक, मतलब कांच का अपवर्तनांक। और फिर कांच से फिर जब वायु में आ गई, तो क्या कहेंगे, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, इसके बराबर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इससे एक सूत्र, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र बन गया, इसे याद रखेंगे। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि ए एन डब्ल्यू अगर इस प्रकार से बदलना है तो 1 इस पे व्युत्क्रम भी कर सकते हैं, जरूरी किसी को भी ए एन डब्ल्यू ऐसे लिख सकते हैं। ये लिखा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, अगर इसको बदलना चाहे तो डब्ल्यू इधर लाना चाहते हो, इधर लाना चाहते हो, तो इसको बदल सकते, इसको क्या कह सकते हैं, इसको वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अगर मान लो रीडिंग दिया है, सवाल में दिया है कि ए एन डब्ल्यू का मान निकालिए, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालिए, लेकिन वहां सवाल में दिया है कि जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक दिया गया सवाल में, तो आपको इस तरीके से फार्मूला लगा लेना, और वो कोई बना सकते हो, किसी से बन सकता है वो। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो इससे फार्मूले दो ही हो सकते हैं, ए एन डब्ल्यू, डब्ल्यू एन ए, दो माध्यम में जब जा रही तो इसके बराबर बन सकते हो, ऐसे लगा सकते हो। जैसे दो माध्यम है, वायु है और यहाँ जल है, तो यहाँ आया अविलंब आया, फिर जला, तो यहाँ पर आया, तो हम इस प्रकार से बताए, तो भाई वायु से आई जल में आई, जल से फिर वायु में आई, तो उसके वर्ग के बराबर होगा। क्योंकि तुम्हें पता है ना, वन क्यों, क्योंकि ए एन डब्ल्यू क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टा ही होते हैं। जब इसको बदलेंगे, नीचे लाएंगे, तो ए एन डब्ल्यू हो जाएगा, तो ये क्या होंगे, दूसरे से कट जाएंगे, तो बराबर किसके वन हो जाएगा। यहाँ भी वन प्रूव करके दिखा देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग दिखा सकते हैं। तो बिल्कुल पूरी तरीके से इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ये ध्यान देना। स्क्रीनशॉट ले सकते हो और दिखाई दे रहा होगा, कोई समस्या नहीं। एक बार देख लेते हैं कितने लोग लाइव हैं, कितने लोग नहीं है। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा दिन दिख रहा है, लेकिन चीजें स्पष्ट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। तो ये तो बात रहे न्यूमेरिकल के संबंधित। इसी से तमाम प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। वायु में प्रकाश की चाल बच्चे, वास्तविक चाल सूत्र बन जाएगा, तमाम प्रकार के आ जाएंगे क्वेश्चन। उस सूत्र में जैसे मिलते रहेंगे मात्रा में, तब तो बताते रहेंगे।
और इसमें रेखीय आवर्धन सेम वही फार्मूला चलता है, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन परिभाषा पूरी वही है, रेखीय आवर्धन। किसी लेंस में क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। लेंस में कहें चाहे दर्पण में कहें, बात वही है, परिभाषा सेम में पूरी वही होती है। ठीक है, और ये भी कर सकते हैं वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को भी रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर v अपॉन u और एक होता है m बराबर I अपॉन o। इन दोनों फॉर्मूलों को मिलाकर रख दिया जाता है तो I अपॉन क्या होता है, I अपॉन o, और यहाँ पर होता है v अपॉन u। इन दोनों फॉर्मूलों को रेखीय आवर्धन में किया गया है। बस कंडीशन ये होती है, यहाँ वास्तविक आभासी की आती प्रॉब्लम। तो जब सेम दर्पण वाला प्रोसेस है, जब वास्तविक लिख के आए, वास्तविक जब लिख के आए लेंस में, लेंस के लिए जब बात करें, लेंस के लिए जब होगा तो वास्तविक जब लिख के आए, वास्तविक जब प्रतिबिंब लिख के आए, वास्तविक प्रतिबिंब n गुना का है, n गुना, तो क्या होगा वास्तविक, तो माइनस का n लिख लेना। ठीक है, और जब आभासी बात कही जाए, आभासी की बात की जाए n गुना, तो प्लस का n लिख लेना, तीसरा ध्यान देना। उसके बाद पार्ट दो डिवाइड करते हैं, एक उत्तल एक अवतल। एक उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस में ये क्या आ जाएगा, इसलिए बताया कि भैया आप इसमें देखेंगे फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी इसमें कैसी रहेगी, सदैव धनात्मक रहेगी। कैसी रहेगी, धनात्मक। इसमें कैसी रहेगी फोकस दूरी, इसमें फोकस दूरी जो रहेगी कैसी रहेगी, ऋणात्मक रहेगी। इसमें वक्रता जो त्रिज्या रहेगी, वक्रता त्रिज्या इसमें भी धनात्मक। जब फोकस दूरी धनात्मक तो ये भी, तो इसमें भी भाई वक्रता त्रिज्या कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। तो बिल्कुल विशेष करके ध्यान देंगे। और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या सेम प्रोसेस। और बताया कि वस्तु की जो दूरी होगी और वस्तु की जो लंबाई या ऊंचाई कहें, वस्तु की दूरी जो होगी हमेशा कैसे होगी, ऋणात्मक होगी। वस्तु की लंबाई कैसे होगी, धनात्मक होगी। इसी प्रकार वस्तु की जो दूरी होगी यहाँ भी हमेशा ऋणात्मक ही ली जाएगी। और यहाँ पर वस्तु की लंबाई कैसी ली जाएगी, वस्तु की लंबाई हमेशा कैसी ली जाएगी, धनात्मक ली जाएगी। दोनों सेम होती, क्योंकि वस्तु की दूरी जो होगी बाईं तरफ हमेशा, चाहे लेंस हो, चाहे दर्पण हो, चाहे कोई उत्तल अवतल कुछ भी हो, हमेशा इनको भैया बाईं तरफ रखा जाता है। हमेशा बाईं तरफ, जब बाईं तरफ रखा जाए तो ऊपर की ओर रखा जाए, ऊपर रखा जाए तो दोनों में धनात्मक होगी। इनको याद करने की कोशिश, तो सेम सभी में, दर्पण में सब में सेम। इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बिल्कुल पूरी तरीके से बिल्कुल ध्यान देना है। जैसे 2 गुना लिख के आता है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, एक बार आधा 1/2 होता है तो 1/2 लिख दो। 5 गुना बोल रहा है तो 5 गुना दो, तो 5 रख दो यहाँ पर, जैसा आपको मिले। n गुना मतलब नंबर, n पर क्या है, कोई नंबर है। n का मतलब क्या है, जहां n बराबर क्या है, एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। n बराबर क्या है, वास्तविक संख्या है। तो कितनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये सब चीजें आपकी हैं, तो न्यूमेरिकल लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्रांतिक कोण वो आपको बता दिया जाएगा, और तुम्हारा जो प्रकाश से संबंधित, जो प्रकाश की लाइट होती है और जो जल में प्रकाश की चाल जा रही, किस में जा रही है,
तो प्रकाश की चाल जो होती है सी होती है वो हमेशा ऊपर होती है, कांच में हो जल में हो वो हमेशा बटे में होती है, और माध्यम कैसा होता है वो माध्यम के अकॉर्डिंग होता है। जैसे वायु से जल में जा रही है तो ए एन डब्ल्यू, वायु से जल में जा रही है तो ए एन डब्ल्यू, यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आपको निकालना है। तो प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, इस प्रकार से सूत्र को दिखा देंगे। तो ये होगा तुम्हारा, उससे संबंधित न्यूमेरिकल बनता है, एक क्रांतिक कोण से बनता है। क्रांतिक कोण में क्या होता है, जिस एंगल से आती है तो 90 एंगल से बना के चली जाती है, तो वो हमारा क्या होता है, क्रांतिक कोण होता है वो। ठीक है, वो समझ में आ जाएगा, वहाँ का टॉपिक है। ये चिन्ह प्रपार्टी नियम ध्यान रखना बहुत अति आवश्यक है, उसको जानना बहुत जरूरी है। इसका लेंस का फार्मूला क्या होता है, लेंस का फार्मूला, लेंस के लिए सूत्र, दोनों के लिए, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, लेंस के लिए सूत्र जो होगा लेंस के लिए तो 1/f बराबर 1/v और माइनस के 1/u, ये है। f क्या है, फोकस दूरी है, या f1 f2 नहीं दिखाने की जरूरत है, यहाँ पर जहाँ पर ये फार्मूला लिखा जाएगा इसे f1 f2 दिखाने की जरूरत नहीं है। f क्या है, u क्या है, v क्या है, तो फोकस दूरी है, ये क्या है, फोकस दूरी, क्या है ये, फोकस दूरी है, ये क्या है, वस्तु की दूरी है, ये वस्तु की दूरी। लेंस कहेंगे तो लेंस से वस्तु की दूरी कहेंगे, और दर्पण है तो दर्पण से दृश्य दूरी नापते हैं सभी। यहाँ प्रकाशिक केंद्र ओ से नापते हैं, लेंस में कहाँ नापते हैं, प्रकाशिक केंद्र ओ से, तो यहाँ पर ये चल जाएगा। वस्तु क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी हो गई है। तो ये ध्यान रखेंगे, प्रतिबिंब की तो कुछ भी उल्टा बना तो उल्टा, सीधा बना सीधा, लेकिन वस्तु की तो हमेशा पता होता है बाईं तरफ तो हमेशा ऋणात्मक, लंबाई हमेशा धनात्मक, ये विषय बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी आज की, और सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ रखें अपने शरीर को, हेल्थ को बिल्कुल ध्यान रखें, और खाना पीना बिल्कुल सही ठीक ठाक खाएं। गर्मी ज़्यादा चल रही, खाना मतलब हिसाब से खाने मतलब ये है, मतलब नहीं ठीक ठाक, मतलब तगड़े से कायदे से खा लो, नींद और सब कुछ बहुत समस्या बने, तो आपको उसी हिसाब से करना है, इससे कोई समस्या ना हो। इसको नोट करना चाहते हो इसको नोट कर लें, थोड़ा सा हम हट जाते हैं और उसके बारे में फिर बताते हैं। तो ये सब है, क्लास हमारी लगभग 40 मिनट की होने वाली है, तो आपको थोड़ा दिखाई तो दे रहा होगा, क्योंकि समस्या है लेकिन इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है, दिख रहा होगा। थोड़ा ध्यान रखेंगे और पढ़ाई करते रहें, विधिवत पढ़ाई करें, छुट्टी है चल रही है, होमवर्क लगातार करते रहें और पढ़ते रहें, बिल्कुल लगातार काम करते रहें। तो डॉक्टर BRA पब्लिक स्कूल वाले सब बिल्कुल पूरी तरीके से राइट टाइम हो जाए, और जो भी बच्चे अन्य पढ़ रहे हैं, अन्य अदर स्कूल में पढ़ रहे हैं या कहीं भी बच्चे, सभी बच्चों को अच्छी तरीके से तैयारी करना है और बढ़िया पढ़ाई करें और अच्छे नंबरों से पास हों। तो पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, पूरी तरीके से लगे रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और जो हमने यहाँ पर तरीका बताया है इससे कोई न्यूमेरिकल फंसने वाला नहीं है, ये बात की गारंटी है। और इसमें फोकस दूरी का जो संबंध का फार्मूला था, वहाँ का फार्मूला जो था वही संबंध यहाँ भी फार्मूला संबंध का है कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो भी फार्मूला बगल में लिखे दे रहा है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, वक्रता त्रिज्या लिख के आता है, यानी कि फार्मूला लिख देना सीधा, एफ तथा आर में संबंध, आर में संबंध, आर में संबंध, संबंध लिखने के लिए आए, एफ क्या है, फोकस दूरी, आर क्या है, वक्रता त्रिज्या, तो ये भी फार्मूला भी बन जाता है, एफ बराबर आर बट्टे 2। तो ये भी हमारा क्या है, यहाँ पर सभी दूरियां क्या होती हैं, हम लोग नापते हैं, किसमें नापते हैं, सेंटीमीटर में। अब इसमें आ जाता है वही डायोप्टर नापते हैं, जब लेंस की क्षमता निकालनी होती है, तो लेंस की क्षमता किसमें निकालते हैं, डायोप्टर में निकालते हैं। लेंस की क्षमता किसमें निकालते हैं, डायोप्टर में। तो लेंस की क्षमता के लिए फार्मूला भी हम आज दिखा दें, जब लेंस, एक लेंस को रखा जाए तो उसकी लेंस की क्षमता निकालने के लिए कैसे करते हैं, तो लेंस की क्षमता
देखो किस प्रकार से, तो पूरी तरीके से विधिवत ध्यान देखेंगे। एक लेंस जब रखा जाएगा उसकी डायोप्टर क्षमता कैसे है। तो जो लेंस के लिए क्षमता का फॉर्मूला, लेंस के लिए अगर डायोप्टर निकालना है, डायोप्टर लेंस के लिए क्षमता का सूत्र, जब डायोप्टर में निकालना हो, ये एक अलग चीज है। समझ आया? सिंबल दिया डी और डी से ही डायोप्टर कहते हैं। डी में निकालना हो, इसको ऐसे बंद करो, यहाँ से ठीक नहीं लग रहा है। हाँ ये क्लियर से। तो इसके लिए तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे मेरे प्यारे वीर, यहाँ पर बस इतना देखेंगे कि जो यहाँ पर लेंस की क्षमता निकालेंगे पी से, लेंस की क्षमता को किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। पी फॉर क्या होती है, पावर। कितने लेंस को कहा जाता है कितनी पावर को आपको लगाना है, तो वही निकालने को बताया जाता है। तब यहाँ पर फोकस दूरी हमें किसमें चाहिए होती है, मीटर में निकालना होता है। तो क्या है 1/f। अब यहाँ तो f किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। अगर ये सेंटीमीटर में दिया गया है, तो सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बटे 100 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा अगर सेंटीमीटर में। और अगर मान लीजिए मीटर में दिया गया है, ये तो फार्मूला इसका बिल्कुल सही है। मीटर फोकस दूरी तो होती नहीं है सवाल में, तो हमें पहले मीटर बदल लेना होगा। तो ये फार्मूला तुम्हारा ये बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका पी बराबर अगर रखेंगे तो 100 बटे अगर होगा तो एफ किसमें होगा, सेंटीमीटर में होना चाहिए, तब ये वाला फार्मूला सही होगा। दोनों फार्मूले याद रखेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वाला फार्मूला आप याद रखें, लेकिन जब हम सेंटीमीटर में फोकस दूरी दी जाएगी तो उसको हमें निकालना पड़ेगा ना। जब बदलेंगे तो 100 आना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा हमें। एक सवाल को दिखाते हैं कि अगर मान लो जैसे कि फोकस दूरी अगर मान लो हमारी कितनी 10 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता निकाल लो। तो फोकस दूरी को क्या करते हैं, मीटर निकालने 10 गुणे 10⁻⁻2 करना पड़ेगा ना। 10⁻2 मतलब क्या है, ये नीचे बटे 100 तो है, क्या है, इसको एक लाइन दिखा देते हैं। 10⁻⁻2 ये मीटर में आ गया, मीटर बदल देते हैं इसको ऐसे। अब क्या करोगे 10 और इसको नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा 10⁻2, तो ऐसे लिखा रहने दो। तो क्या है ये अब किस में आ गया, मीटर में तो है ये। तो जब ये मान यहाँ पर हम रख देंगे तो कोई समस्या नहीं है, 100 ऑटोमेटिक हो जाए। तो यही वाला सवाल बन जाएगा, यही वाला देखो ये 100 ऊपर चला जाता है। तो जैसे ही हम यानी कि तो हमने क्या कहा, जब मान मीटर में दिया जाए, सेंटीमीटर में दिया जाएगा, तो ये वाला इसको हमने मीटर में तो बदला है, मीटर में तो इसे बता रहे हैं। जब मान सेंटीमीटर में दिया गया हो तो हम मीटर में हम करेंगे, तो सेंटीमीटर वाली वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो रखेंगे यहाँ पर ये वाली वैल्यू रखो यहाँ पर। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये 100 ऊपर पहुंच गया है या, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे रख देते हैं, नहीं यहीं पर आ जाओ, यहीं पर रख दो, मीटर में आ ही गया है, फोकस दूरी मीटर में दिया गया है तो भी वही आ जाएगा। और सेंटीमीटर वाला रखेंगे तो वही यहाँ पर आ जाएंगे। कितना रखोगे 10 गुणे सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को हटा क्या करेंगे 10 गुणे 10⁻2 रखेंगे, तो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा ये, तो बटे में जाएगा नीचे 100 पहुंचेगा, 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो बात तो वही होगी ना, 100 ऊपर आ जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से। अब 10 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 डायोप्टर। तो इस प्रकार से यहाँ कर सकते हैं हम लोग, ठीक। तो कहने का मेरा मतलब था कि एफ को जब मीटर में कर लिया तो यहाँ पर हम यहाँ पर रखेंगे, तो जब यहाँ पर रखेंगे तो इसमें तो यहाँ पर रख दो, तो क्योंकि हमने मीटर बदल ही लिया, तो जब मीटर बदल लिया है तो यहाँ पर रखेंगे फोकस, क्योंकि फोकस दूरी किसमें आ गई, मीटर में आ गई, तो मीटर वाले में रख देंगे। तो पी बराबर क्या हो जाएगा 1/10 बटे क्या हो जाएगा 100, ये रख दिया। अब ये कहाँ चला जाएगा, मान ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100/10। इसीलिए बताते डायरेक्ट वाला ज्यादा सही, यहीं पर काट पीट लेंगे काम खत्म हो जाएगा, तो वैल्यू रखेंगे तो खुद ही ऊपर चली जाएगी। 10 दाम का 100 कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 डायोप्टर वैसे भी आ रहा है। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं हम लोग। लेंस की संयोजन क्षमता कहा जाता है, लेंस की संयोजन क्षमता
लेंस की संयोजन क्षमता अगर कहे, लेंस की संयोजन मतलब होता है जोड़ना, संयोजन क्षमता, लेंस की संयोजन क्षमता अगर कहेंगे, लेंस क्षमता के लिए सूत्र, ये सूत्र कहेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, P बराबर P1 P2 P3 और डैश 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 डैश, मतलब जितने लेंस होंगे उतने लेंस करते रहेंगे। अब फोकस दूरी पे डिपेंड करता है कि फोकस दूरी अगर धनात्मक है तो मान धनात्मक दिया जाएगा क्षमता, क्योंकि एफ का मान पी पर ही डिपेंड है। अगर एफ का मान धनात्मक होगा तो मान धनात्मक आएगा पी का, अगर ऋणात्मक आएगा आपका मान तो ऋणात्मक लेंगे। बस इतना आपको सीखना है। तो लेंस की क्षमताओं को भी लिख दिया। लेंस की क्षमता फॉर्मूला इस प्रकार से, पी बराबर P1 P2 P3 हो जाएगा पूरा। तो सारे हमने फार्मूले और सारे सब कुछ बता दिया है और सब कुछ हो गया। जो चीजें बचेंगी वो देख करके हम फिर एक बार फिर से ना रिकॉल करवा दे, जो छुट्टी हुई चीजें, बाकी हम न्यूमेरिकल कब करवाएंगे। कल से क्लास न्यूमेरिकल की नेक्स्ट डे में होगी, तो इस चीज को देख लेंगे। आज थोड़ा टाइम हो गया तो थोड़ा देख लेंगे सब लोग। बाकी लाइट का बहुत बड़ा सोचो बता नहीं सकते, इतना लाइट की समस्या है कि आप लोग समझदार हैं। लाइट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत इशू है। तो इस तरीके से आप विधिवत, तुम्हारे लिए लाइट बड़ी बड़ी बाधा नहीं है। आप कैंडल जला करके, दिया जला करके, डीजल ले आओ, जलाओ, कैंडल जलाओ, उसको यूज करके आप पूरी अपनी पढ़ाई विद्युत करो। क्योंकि ये 1 महीना लगातार लाइट वाले ऐसे नौटंकी दिखाएंगे गर्मी तक पूरी, तो क्या आप लोग की पढ़ाई बंद कर देंगे? पढ़ना बिल्कुल बराबर, बिल्कुल पढ़ाई बंद नहीं करनी है, बिल्कुल बराबर पढ़ो, दिन में पढ़ो, जैसे है वैसे पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूरी है, धोखा नहीं देना है। ठीक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। पढ़ते रहे, बहुत आगे बढ़े, आपका दिन मंगलमय हो।